क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 3 पार्ट 2 क्लाइंट। यहाँ पे क्लाइंट को समझ क्या होता है कि समवन हु इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर ए डिपेंडेंट और हैंगर ऑन इज कॉल्ड क्लाइंट। तो ये क्लाइंट आरक्षित आश्रित किसे बोलते हैं, जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो या उस पर निर्भर, उसी को हम आश्रित बोलते हैं। देखिए यहाँ पर द खलजी एंड तुगलक कंटिन्यू टू यूज बनगा। यहाँ पर देखिए जो खास बात आपको कही गई है, देखिए द खलजी एंड तुगलक कंटिन्यू टू यूज बंदगांव एंड ऑल्सो रेज्ड पीपुल ऑफ हम्बर। देखिए आप द खलजी एंड तुगलक कंटिन्यू टू यूज बंदगांव एंड ऑल्सो रेज्ड पीपुल ऑफ हम्बर बर्थ who were often their clients to high political positions. They were appointed as generals and governors. However, they also however, this also introduced an element of political instability. Slaves and clients were loyal to their masters and patrons, but not to their heirs. देखिए new sultans had their own servants. As a result, the accession of a new monarch often saw conflict between the old and the new nobility. The patronage of these humble people by the Delhi sultans also shocked many elites, and the authors of Persian Tawaliks criticized Delhi Sultan for appointing the law and base born to high offices. देखिए खलजी तथा तुगलक शासक बंदगाह का इस्तेमाल करते रहे और शासक खलजी बहुत महत्वपूर्ण लाइन यहाँ देखिए खलजी और तुगलक शासक बंदगाह का इस्तेमाल करते रहे। खलजी और तुगलक शासक बंदगाह का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों खलजी और तुगलक शासक बंदगाह का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगाह का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारी के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवालिक के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। आगे यहाँ देखिए ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक की बात यहाँ पर की गई है। यहाँ देखिए क्या इसमें आपको सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवालिक के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक की बात की गई। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन की बात यहाँ पर की गई है। देखिए सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन की बात यहाँ पर की। देखिए सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड देखिए यहाँ पर अजीज खुमार ए वाइन डिस्टिलर फिरोज हजम ए बार्बर मनका तब्बाक ए कॉक एंड टू गार्डनर्स लद्दा एंड पीरा टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। जियाउद्दीन बर्नी ए मिड 14th century chronicle देखिए जियाउद्दीन बर्नी ए मिड 14th century chronicle reported their appointments has a sign of Sultan's loss of political judgment and his incapacity to rule। अब देखिए सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक शराब बनाने वाले और बेचने वाले फिरोज हजाम नामक नाई
भाई तब्बाख नामक बावर्ची और लड्ढा तापिया नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता उदाहरणों के रूप में किया है। वाई डू यू थिंक बर्नी क्रिटिसाइज द सुल्तान? देखिए, आपके ख्याल से बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की थी? देखिए यहाँ पे, लाइक द अर्लियर सुल्तान्स द खलजी एंड तुगलक monarchs appointed military commanders as governors of territory of varying size. These lands, यहाँ पे देखिए, these lands were called इक्ता and their holder was called इक्तादार और मुक्ति. The duty of the muktis was to lead military campaigns and maintain law and order in their iktas. देखिए, in their iktas, in exchange for their military service, the muktis देखिए आप, the muktis collected the revenue of their assignment as salary. They also paid their soldiers from this revenue. Control over muktis was most effective if their office was not inheritable and if they were assigned iktas for a short period of time before being shifted. These harsh, देखिए यहाँ पर क्या, these harsh conditions of service were rigorously imposed during the reigns of Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq. Accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the muktis. Care was taken that the mukti collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers. देखिए यहाँ पर क्या कि पहले वाले सुल्तानों की तरह ही खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न आकार के इलाकों के सुधार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाका इक्ता कहलाते थे। ये इलाका आपको इक्ता कहलाते थे। ये इलाका आपको इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले देखिए यहाँ पर कवानियाम देखिए, these lands were called इक्ता and their holders was called इक्तादार और मुक्ति. The duty of the muktis was to lead military campaigns and maintain law and order in their iktas. In exchange for their military services, the muktis collected the revenue of their assignment as salary. They also paid their soldiers from these revenues. Control over muktis was most effective if their office was not inheritance and if they were assigned iktas for a short period of time before being shifted. These harsh conditions of service were rigorously imposed during the reigns of Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq. Accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the muktis. Care was taken that the muktis collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers. देखिए, पहले वाले सुल्तानों की तरह ही खलजी और तुगलक शासकों ने सेना नायकों को भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी
तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले, उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इख्तियार थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के राय द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के राय द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राय द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। फिर आपको आगे यहाँ पर आपको है, देखिए, हैज़ द दिल्ली सुल्तान यहाँ पर देखिए, हैज़ द दिल्ली सुल्तान्स ब्राउड द hinterlands of the cities under their control. They forced the landed chieftains, the Samant aristocrats and rich landlords to accept their authority under Alauddin Khilji. Under Alauddin Khilji, the state brought the assessment and collection of land revenue under its own control. The rights of the local chieftains to levy taxes were cancelled, and they were also forced to pay taxes. The Sultan's administrator measured the land and kept careful account. Some of the old chieftains and landlords served the Sultan as revenue collectors and assessors. There were three types of taxes. One, on cultivation called kharaj and amounting to about 50% of peasants produce. Second, on cattle and third on houses. यहाँ देखिए कि इसका देखिए, जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकाने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय तीन तरह के कर थे। पहला कृषि कर, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान को उपज कर 50% होता था। दूसरा मवेशी और तीसरा घरों पर। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू देखिए यहाँ पर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कंटिनेंट रिमेन आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स. It was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi, and soon after annexing southern India and the entire region became independent. The entire region became independent even in the Gangetic Plain. There was forested area. There were forested areas that Sultan forces could not penetrate. Local chieftains established their rule in these regions. Sometimes rulers like Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq could force their control in these areas, but only for a short duration. अब यहाँ एक खास जो देखिए यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत
तुरंत बाद ही वो पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र जिनमें बैठने में सुल्तान की सेना अक्षम थी, जिनमें घुसने में, अर्थात जंगलों में सुल्तान की सेनाएं घुसने में अक्षम थी, उन्हें अपनी पैर जमाने में अक्षम थी। स्थानीय सरदारों इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वो अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। देखिए चिप स्टैंड्स एंड फोर्टिफिकेशन की बात की गई। चिप स्टैंड्स एंड फोर्टिफिकेशन की बात यहाँ पर की गई। चिप स्टैंड्स एंड फोर्टिफिकेशन की बात की गई है। सरदार और उनकी किलेबंदी आपको चिप स्टैंड्स यहाँ पर क्या कि चिप स्टैंड्स एंड देयर फोर्टिफिकेशन की बात की गई है। सरदार और उनकी किलेबंदी, सरदार और उनकी किलेबंदी यहाँ पर कही गई। चिप स्टैंड्स एंड देयर फोर्टिफिकेशन, सरदार और उनकी किलेबंदी की बात यहाँ पर देखिए। Ibn Battuta, a 14th century traveler from Morocco, Africa, explained that chieftains sometimes अफ्रीकी देशों मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इबन बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी कभी fortified themselves in mountains, in rocky, uneven and rugged places, as well as in bamboo groves. देखिए in India the bamboo is not hollow, it is big. Its several parts are so intertwined that even fire cannot affect them, and they are on the whole very strong. The chieftains live in these forests which serve them as ramparts, inside which are their cattle and their crops. There is also water for them within. That is rainwater which collect there. Hence they cannot be subdued except by powerful armies who entering these forests cut down the bamboos with a specially prepared instrument. देखिए यहाँ पर क्या है कि चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते। यहाँ पर देखिए कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे, और कभी कभी बांस के झुरमुठों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुत्थे होते थे कि उन पर आग का भी असर नहीं होता। वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते थे। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले के पाचे काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांस को काट डालती है। देखिए डिस्क्राइब द वे इन विच द चिपस्टैंड्स अरेंज फॉर देयर डिफेंस। देखिए सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। आपको आगे यहाँ पे कहा गया द मंगोल्स। देखिए यहाँ पर क्या कि द मंगोल्स यहाँ पर आपको कहा गया। देखिए साथ यहाँ पर द मंगोल्स अंडर चंगेज खान। देखिए यहाँ पर चंगेज खान देखिए GENGHIS। देखिए GENGHIS यहाँ पर चंगेज खान, मतलब चंगेज में CH होना चाहिए, यहाँ पर जी का प्रयोग किया है, मतलब जी मतलब चौल यहाँ पर लगाया गया है। चंगेज खान आपको यहाँ पर देखिए चंगेज खान GENGHIS चंगेज खान आपको यहाँ देखिए। चंगेज खान इन्वेडेड ट्रांसोक्सिना। The Mongol under Chengiz Khan invaded Transoxina in northeast Iran in 1219, and the Delhi Sultanate faced their onslaught soon after. Mongol attacks on Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khilji and in the early years of Muhammad Tughlaq's rule. These forced the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi, which posed a huge administrative challenge. Let us see how the two sultans deal with this. अब यहाँ देखिए क्या कि चंगेज खान के नेतृत्व मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया, और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उसका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए।
इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल अस्थायी सेना खड़ी करनी इतनी विशाल सेना को संभालने इतनी विशाल सेना को संभालना इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन की भारी चुनौती थी इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन की भारी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। तो अब यहाँ देखिए जो खास यहाँ पर आपको कुछ दिया गया अलाउद्दीन खिलजी की बात यहाँ पर है। एक कॉलम में आपको अलाउद्दीन खिलजी है, दूसरे कॉलम मोहम्मद तुगलक आपको है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक की बात यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी की देखिए पहला जो कॉलम है, देखिए दिल्ली वाज अटैक्ड ट्वाइस इन 1219, 1299, 1299 and 1300s and 1302 and 1302 to 1303 has a defensive measure. अलाउद्दीन खिलजी रेज ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। देखिए दिल्ली पर 2 बार हमले हुए 1299 या 1300 में और 1302 से लेकर 1303 में। इनका सामना करने के अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल अस्थायी सेना खड़ी की। अब मोहम्मद तुगलक की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या द सल्तनत वाज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रेन। द मंगोल आर्मी वाज डिफीटेड। मोहम्मद तुगलक वाज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी एंड हिज रिसोर्सेज टू प्लान एन अटैक ऑन ट्रांसोक्सिना। ही देयरफॉर रेज्ड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। यहाँ देखिए मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण करने की योजना बना ली। एक अस्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। अब आगे देखिए कि अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड ए न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड श्री फॉर हिज सोल्जर। सी मैप 1। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए श्री नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया। मानचित्र 1 मिसर को ढूंढिए। अब देखिए रेदर देन कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू गैरिसन टाउन। मोहम्मद तुगलक की बात करते हैं यहाँ पे। रेदर देन कंस्ट्रक्टिंग एनी देखिए न्यू गैरिसन टाउन बाय मोहम्मद तुगलक द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 cities of Delhi Ekohana was emptied of its residents and the soldiers garrisoned there. The residents of the old city were sent to the new capital of Daulatabad in the south. अब देखिए मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, मोहम्मद तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी की जगह पर नया गैरिसन शहर बनाने का स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली एकोना को निवासियों से खाली करवा कर वहाँ सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए द सोल्जर्स। देखिए यहाँ पर क्या है, द सोल्जर्स हैड टू बी फेड। देखिए यहाँ पर क्या कि द सोल्जर्स हैड टू बी फेड। दिस वाज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड हैज टैक्स फ्रॉम लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। टैक्स वाज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द पीजेंट्स यील्ड। देखिए सैनिकों के पेट भरने में या अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया गया था ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अब देखिए यहाँ मोहम्मद तुगलक की बात करते हैं इसी में। देखिए प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम। देखिए सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, सेना को खिलाने के उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया। यहाँ पर क्या कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया। लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में भी अकाल पड़ा। देखिए यहाँ पर सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया। अब देखिए लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में भी अकाल भी पड़ा। तो यहाँ पर जो खास देखिए यहाँ पर द सोल्जर्स हैड टू बी पेड।
The soldiers had to be paid. Alauddin chose to pay his soldiers salaries in cash rather than iqtaj. The soldiers would buy their supplies from merchants in Delhi, and it was thus feared that merchants would raise their prices to stop this. Alauddin controlled the price of goods in Delhi. Prices were carefully surveyed by officers, and merchants who did not sell at the prescribed rates were punished. अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन खिलजी में क्या सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नकद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के अलाउद्दीन दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा मिलती थी। अब मोहम्मद तुगलक की बात देखिए इस मामले में क्या क्या यहाँ पर देखिए मोहम्मद तुगलक also paid his soldiers cash salaries, but instead of controlling price he used a token currency somewhat like present day paper currency but made out of cheap metals, not gold and silver. People in the 14th century did not trust these coins. They were very smart. They saved their gold and silver coins and paid all their taxes to the state with this token currency. This cheap currency could also be counterfeited easily. अब यहाँ देखिए क्या कि मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नकद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन सांकेतिक मुद्रा चला। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे। अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। अब देखिए अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पर जो कहा गया, देखिए यहाँ पर क्या अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करते हैं। देखिए अलाउद्दीन यहाँ पर क्या अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर क्वाइट सक्सेसफुल एंड क्रॉनिकल्स प्रेज्ड हिज रेन फॉर इट्स चीप प्राइस एंड इफिशिएंट सप्लाईज ऑफ गुड्स इन द मार्केट। ही सक्सेसफुली विथस्टूड द थ्रेट ऑफ मंगोल इन्वेशन। हाँ, अलाउद्दीन यहाँ पर देखिए क्या कि अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल है और इतिहासकारों कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणकारों के खतरों का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। फिर आपको आगे यहाँ देखिए कि मोहम्मद तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर ए फेल्यूर। देखिए मोहम्मद तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर ए फेल्यूर। हीज कैंपेन इनटू कश्मीर वाज ए डिजास्टर। ही देन गैव अप हिज प्लान टू इन्वेड ट्रांसऑक्सियाना एंड डिसबैंडेड हिज लार्ज आर्मी। मीनवाइल हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्रिएटेड complication. The shifting of people to Daulatabad was resented. The raising of taxes and famine in the Ganga-Yamuna belt led to widespread rebellion, and finally the token currency had to be recalled. अब यहाँ देखिए मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उनका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया, मतलब टक्सन या तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया गया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दबाव में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंतर टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। यहाँ पर लेनी पड़ी रिकॉल। देखिए रिकॉल मतलब आपको जो टोकन जो वापस लेना, किसी चीज़ को वापस लेना। यहाँ पर जो खास बात आपको कही गई in this list of Muhammad Tughlaq's failure, we sometimes forget that for the first time in the history of the Sultanate, a Delhi Sultanate planned a campaign to capture Mongol territory. Unlike Alauddin's defensive measures, Muhammad Tughlaq's measures were conceived as a part of military offensive against the Mongols. यहाँ देखिए क्या कि इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान
सुल्तान ने मंगोल इलाके के इलाकों को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाकों को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रत्यक्षावर था वहाँ मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा था। वहाँ मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा था। अब देखिए यहाँ पर क्या द सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरी की बात की 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत की बात करते हैं कैसा है। देखिए टेक अ लुक एट टेबल 1 अगेन यू विल नोटिस दैट आफ्टर द तुगलक द सैयद एंड लोधी डायनेस्टीज रूल्ड फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526। बाय देन आपको देखिए जौनपुर बंगाल मालवा गुजरात राजस्थान एंड द इंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर्स who established flourishing states and prosperous capitals. This was also the period which saw emergence of new ruling groups like the Afghans and the Rajputs. Some of the states established in this period were small but powerful and extremely well administered. देखिए शेर शाह सूर 1540 to 1545 started his career as the manager of a small territory for his uncle in Bihar and eventually challenged and defeated the Mughal Emperor Humayun. मुगल एम्परर हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540 ईस्वी लेकर फिर बीच में रुकावट हुआ 1555 से 1556 ईस्वी तक। देखिए शेर शाह कैप्चर दिल्ली देखिए यहाँ पर एंड यहाँ फिर देखिए एक सेकंड थोड़ा सा शेर शाह सूर स्टार्टेड हिज कैरियर हैज द मैनेजर ऑफ ए स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल इन बिहार एंड इवेंचुअली चैलेंजेड एंड डिफीटेड द मुगल एम्परर हुमायूं। शेर शाह कैप्चर दिल्ली एंड एस्टेब्लिश हिज ओन डायनेस्टी although the Sur dynasty ruled for only 15 years. 15 years means 1540 to 1555. It introduced an administration that borrowed elements from Alauddin Khilji and made them more efficient. Sher Shah's administration became the model followed by the great Emperor Akbar 1556 to 1605 when he consolidated the Mughal Empire. देखिए यहाँ पर आप पाएंगे तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तक आगरा पर सैयद लोधी वंश का राज रहा। तब तक जौनपुर बंगाल मालवा गुजरात राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानी समृद्ध थी और राज फल फूल रहे थे। इसी कारण अफगान राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशलता सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूर 1540 से 1545 ने बिहार शेर शाह सूर का जीवन काल 1540 से 1545 ईस्वी तक। शेर शाह सूर ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी और परास्त किया। हुमायूं का शासनकाल को 1530 से 1540 ईस्वी तक रहा, फिर 1555 से 1556 ईस्वी तक रहा। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर्य वंश से केवल 15 वर्ष मतलब 1540 से 1555 ईस्वी तक शासन किया। लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से लेकर 1605 मतलब 1556-1605 ईस्वी तक अकबर का शासन करा। देखिए सम्राट अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। फिर देखिए द थ्री यहाँ पर जो कहा था कि द थ्री ऑर्डर्स द पीस ऑफ गॉड नाइट्स एंड क्रूसेड्स की बात यहाँ पर की गई है। 3 श्रेणियाँ देखिए यहाँ पर द थ्री ऑर्डर्स द पीस ऑफ गॉड नाइट्स एंड क्रूसेड 3 श्रेणियाँ ईश्वरीय शांति नाइट और धर्म युद्ध की बात यहाँ पर आपको की गई है। देखिए यहाँ द आइडिया ऑफ द 3 ऑर्डर्स यहाँ पर क्या देखिए
The idea of the three orders was first formulated in France in the early 11th century. It divided society into three classes: those who prayed, those who fought, and those who tilled the land. This division of society into three orders was supported by the church to consolidate its dominant role in society. This helped the emergence of a new warrior group called knights. यहाँ हम देखें क्या कि तीन श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इनके अनुसार समाज को तीन वर्गों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। तीन वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। द चर्च, यहाँ देखिए क्या द चर्च पैट्रोनाइज दिस ग्रुप एंड यूज देम टू प्रोपेगेट देयर आइडिया ऑफ पीस ऑफ गॉड। द अटेम्प्ट वाज टू डायरेक्ट वायरस अवे फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट अमंगस्ट देमसेल्फ एंड सेंड देम इंस्टेड ऑन ए कैंपेन अगेंस्ट द मुस्लिम हु हैड कैप्चर्ड द सिटी ऑफ जेरूसलम। दिस लेड टू ए सीरीज ऑफ कैंपेन्स कॉल्ड द क्रूसेड्स। These campaigns in the service of God and the church completely altered the status of knights. Originally, these knights did not belong to the class of nobles, but by the end of 11th century in France and a century later in Germany, the humble origins of these warriors were forgotten. By the 12th century, nobles also wanted to be known as knights. देखिए यहाँ पर क्या ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार इनका उपयोग करता था। नाइटोस से अपेक्षा की जाती थी वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहे। फिर कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणामस्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड धर्मयुद्ध कहा गया। ईश्वरता धर्म की सेवाएं किए गए इन अभियानों ने नाइट की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे एक सदी बाद इन योद्धाओं के दीनहीन अतीत को भुला दिया गया। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे थे। यहाँ तक आपको चैप्टर 3 पूरी तरह से आपको फिनिश होता है। जो कीवर्ड था, एकता था, तारीख था, गैरिसन था, मंगोल था और जनरल था और खराज था। यहाँ से चैप्टर पूरी तरह से फिनिश होता है। अब चैप्टर द मुगल एम्पायर की बात कर, ये क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 4 पार्ट 1 द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य। यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर क्या कि रूलिंग हैज लार्ज यहाँ देखिए रूलिंग हैज लार्ज ए टेरिटरी हैज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट with such a diversity of people and culture was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the middle age. क्वाइट यहाँ पर देखिए क्या कि मध्यकाल में किसी भी शासक के भारत उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वकार पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए उनके राज के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीन से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। देखिए यहाँ पर फिर क्या कि क्वाइट इन कंट्रास्ट टू देयर predecessors the Mughals had created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short period of time. From the later half of the 16th century, they expanded their kingdoms from Agra and until in the 17th century they controlled nearly all of the subcontinent.
and they impose structures of administration and ideas of governance that outlasted their rule. देखिए leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. Today, the Prime Minister of India addresses the nation on Independence Day from the ramparts of the Red Fort in Delhi and the residence of the Mughal emperors. हाँ देखिए द रेड फोर्ट की यहाँ पर इमेज दिया गया। अब देखिए हु वर द मुगल्स, मुगल कौन थे इसकी बात यहाँ पर करते हैं। हु वर द मुगल्स, मुगल कौन थे। देखिए हु वर द मुगल्स, मुगल कौन थे। देखिए हु वर द मुगल्स, मुगल कौन थे। द मुगल्स वर descendant of two great line is हु वर द मुगल्स, हु वर द मुगल्स, मुगल कौन थे। यहाँ पर देखिए मुगल कौन थे। The Mughal were descendant of two great lineages of rulers from their mother's side. They were descendant of Genghis Khan. Genghis Khan died in 1227. The Mughal ruler who ruled over parts of China and Central Asia. From their father's side, they were the successor of Timur. Timur died 1404. The ruler of Iran, Iraq, and modern-day Turkey. However, the Mughals did not like to be called Mughal or Mongol. This was because Genghis Khan's memory was associated with the massacre of innumerable people. It was also linked with the Uzbeks, their Mongol competitors. On the other hand, the Mughals were proud of their Timurid ancestry, and not least of all because their great ancestor had captured Delhi in 1398. They celebrated their genealogy. They celebrated their genealogy pictorially. They celebrated their genealogy pictorially. Each ruler getting a picture made of Timur and himself. Take a look at Figure 2, which is somewhat like a group photograph. देखिए यहाँ पर मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। देखिए यहाँ पर मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक। देखिए माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। तो यानी कि देखिए पिता की ओर से मंगोल पिता, चूँकि मुगल पिता की ओर से ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिनकी मृत्यु 1404 ईस्वी में हुई थी, के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार संबंधित थी। यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। देखिए दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। आगे इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिए कि चैप्टर फिगर 2, डू यू थिंक, यहाँ पर देखिए क्या डू यू थिंक दिस पेंटिंग सजेस्ट दैट द मुगल्स क्लेम किंगशिप हैज अ बर्थ राइट। यहाँ पर देखिए क्या ये चित्र दिखाता है कि मुगल राजतत्व का दावा जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में करते थे। तो यहाँ पर देखिए फिगर 2 की बात यहाँ पर आपको की गई। ये मिनीएचर, यहाँ पर जो खास बात है आपको कही गई है मिनीएचर की बात यहाँ पर। ये मिनीएचर पेंटिंग डेटेड 1702 to 1712 ऑफ Timur, his descendant and the Mughal emperor. Timur is in the center and on his right is his son Miran Shah, the first Mughal emperor, Babur's great grandfather, and then Abu Sayyid.
and then Abu Said Babur's grandfather to the left of the Timur, and Sultan Muhammad Mirza Babur's great grandfather, and Umar Sheikh Babur's father. The Mughal emperors Babur, Akbar, and Shah Jahan are the third, fourth, and fifth individuals on the Timur's right, and on his left in the same order are Humayun, Jahangir, and Aurangzeb. ये जो आपको यहाँ पर चित्र देख इस चित्र में आपको ये जो चित्र आपको यहाँ पर देख इस चित्र में तैमूर उसके उत्तराधिकारी थे कि तैमूर उसके उत्तराधिकार और मुगल सम्राटों एक लघु चित्र 17 से 2 1712 ईस्वी बनाया गया था। मध्य में तैमूर है, देखिए मध्य में तैमूर है और उसकी दाहिनी और उसका पुत्र मिरन शाह जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का देखिए जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकर दादा था और उसके बाद अबू सैद बाबर के दादा तैमूर की बाई और सुल्तान मोहम्मद मिर्जा बाबर के परदादा और उमर शेख बाबर के पिता हैं तैमूर की दाहिनी और तीसरे चौथे और पांचवें व्यक्ति तैमूर के दाहिने और तीसरे चौथे और पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां है और उसकी दाई और उसके दाई और उसी क्रम से हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब है। देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि देखिए उमर शेख जो थे वो बाबर के पिता थे उमर शेख। अब आगे यहाँ पर जो कहा उसको थोड़ा सा देखिए। हाँ, आगे यहाँ पर आपको है कि देखिए एक फिगर अब तो यहाँ पर दिया गया तो वो हो गया। अब देखिए ये जो आपको यहाँ पर कहा गया पेंटिंग में डू यू थिंक दिस पेंटिंग सजेस्ट दैट द मुगल्स क्लेम्ड किंगशिप हैज़ अ बर्थ राइट क्या यह मुगल चित्र दिखाता है कि मुगल राजतंत्र को दावा जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में करते थे। यहाँ देखिए फिगर 3 की बात यहाँ पर की गई। देखिए फिगर 3 की जो बात यहाँ पे की गई है, फिगर 3 की बात जो आप यहाँ पर की गई है मुगल फौज अभियान पर। देखिए यहाँ पर क्या मुगल आर्मी ऑन कैंपेन, देखिए मुगल आर्मी ऑन कैंपेन मतलब मुगल फौज आपको मुगल फौज अभियान पे है। इसके बाद आपके यहाँ पर देखिए क्या कि फिगर 4 में यहाँ पर कैनॉन्स वर, देखिए यहाँ पर जो कहा गया देखिए कैनॉन्स, देखिए कैनॉन्स वर एन इम्पोर्टेंट एडिशन इन 16th सेंचुरी वारफेयर। बाबर यूज दैम इफेक्टिवली इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। देखिए चित्र 4 में यहाँ पर देखिए क्या कि 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। अब यहाँ एक खास देखिए गन पाउडर, देखिए यहाँ पर क्या कि गन पाउडर टेक्नोलॉजी वाज ब्राउट टू इंडिया फॉर वारफेयर इन द 14th सेंचुरी। फायर आर्म्स वर यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन रीजन सच एज गुजरात, मालवा एंड डेक्कन एंड वाज यूज बाय बाबर इन अर्ली 16th सेंचुरी। तो युद्ध में प्रयोग होने वाला बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। आग्नेय शास्त्र के इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ एवं आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। अब देखिए मुगल यहाँ पर जो यहाँ पर कहते हैं कि मुगल मिलिट्री कैंपेन्स की बात की गई है। मुगल मिलिट्री कैंपेन्स थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, मुगल सैन्य अभियान जो आपके यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर मुगल देखिए बाबर द फर्स्ट मुगल एम्पर 1526 to 1530 दस देखिए सक्सीड टू द थ्रोन ऑफ देखिए यहाँ पर क्या यहाँ देखिए सक्सीड टू द थ्रोन ऑफ फरगना, देखिए फरघाना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 years old he was forced to leave his ancestral throne due to the invention of another Mongol group, the Uzbeks. After years of wandering he seized Kabul in 1504. In 1526 he defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi, at Panipat and captured Delhi and Agra. देखिए प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक प्रथम मुगल शासक बाबर ने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेगों आक्रमण के कारण उसकी अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया।
दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। यहाँ देखिए टेबल वन, देखिए टेबल क्या है कि टेबल वन चार्ट सम ऑफ, देखिए टेबल वन चार्ट सम ऑफ द मेजर कैंपेगन्स ऑफ द मुगल्स, स्टडी इट केयरफुली एंड सी इफ यू कैन नोटिस एनी लॉन्ग टर्म पैटर्न्स यू विल नोटिस फॉर एग्जाम्पल दैट द अफगान्स वर एन इमीडिएट थ्रेट टू मुगल ऑथोरिटी। नॉट द, देखिए यहाँ पर क्या कि नॉट द, देखिए नॉट द रिलेशनशिप, यहाँ पे क्या कि नॉट द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल्स एंड अहोम्स, सी ऑल्सो चैप्टर 7, द 6 सी ऑल्सो चैप्टर 8 and 10 and Mewar and Marwar, see also chapter 9. How was Humayun's relationship with Safavid Iran different? Safavid Iran different from Akbar's? Did the annexation of Golconda and Bijapur in Aurangzeb's reign in hostilities in the Deccan? यहाँ देखिए तालिका 1 में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया। इसे ध्यान से पढ़ें। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए आप यह गौर करें कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तत्काल खतरा था। मुगलों और अहोम अध्याय 7, सिखों अध्याय 8 और 10 में एवं मेवाड़ और मारवाड़ अध्याय 9 में के संबंधों पर भी गौर करें। देखिए सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था? क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो गया था? उसके बाद आगे यहाँ पे आपको है, देखिए आप चैप्टर को यहीं तक रखिए। इसके यहाँ पर जो आपको है इस चैप्टर पेज में 47, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में देखेंगे।